नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधा आज के उन सबसे जरूरी टॉपिक्स पर चलते हैं जो आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए आप मान कर चलिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज के एजेंडे में 3 बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईरान वॉर का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। फिर हम समझेंगे कि खाड़ी देशों से मिलने वाली एनर्जी हमारे लिए इतनी इररिप्लेसेबल क्यों है, मतलब उसकी जगह कोई और क्यों नहीं ले सकता। और आखिर में हम बात करेंगे महान समाज सुधारक महात्मा फुले की विरासत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ईरान युद्ध का आर्थिक प्रभाव। और हाँ, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो खबर क्या है? देखिए, खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है। पहले अनुमान था 7.2% का, लेकिन अब इसे घटाकर 6.6% कर दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, जी हां, युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई में जो रुकावट आई है वो इसका मेन कारण है। अच्छा, इस पूरे इंपैक्ट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा। देखिए, इस वॉर से ठीक पहले क्या हुआ था? भारत ने अपनी जीडीपी कैलकुलेशन का तरीका बदला था, एक नया बेस ईयर सेट किया था। क्यों? ताकि हमारी इकोनॉमी की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा एक्यूरेट तस्वीर हमारे सामने हो। और उस वक्त हम सभी मानकर चल रहे थे कि हमारी ग्रोथ 7% के आसपास बनी रहेगी, जो हमारे विकसित भारत 2047 के सपने के लिए एकदम जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये असर होता कैसे। इसके लिए हमें जीडीपी की एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन समझनी पड़ेगी। आप सबने पढ़ी होगी, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सी का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोज खर्च करते हैं। आई है इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस करते हैं। जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्चा। और एन एक्स है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटाकर जो बचता है। तो अब देखिए, ये वॉर इस पूरी इक्वेशन पर कैसे चोट करता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सी यानी कंजम्पशन। पेट्रोल डीजल महंगा, खाना पीना महंगा, तो क्या होगा? आपकी और मेरी जेब में खर्च करने के लिए पैसे कम बचेंगे, तो सी गया नीचे। फिर आता है आई यानी इन्वेस्टमेंट। जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो क्या कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू करेगी? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी गया नीचे। अब जी यानी सरकारी खर्च। सरकार को तेल पर ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो उसके पास सड़कें, अस्पताल बनाने के लिए पैसा कम हो जाएगा। और आखिर में एनएक्स नेट एक्सपोर्ट्स। तेल का इंपोर्ट बिल तो आसमान छू जाएगा, जिससे हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा। तो देखा आपने, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। एक चीज गिरती है तो सब गिरने लगते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे लिए निचोड़ क्या है? देखिए, हमारे लिए इसमें कुछ अच्छा तो है नहीं, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। दुनिया में मंदी का खतरा, देश में महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है। तो रास्ता क्या है? आगे क्या करना होगा? हमें एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी। सरकार को अपने खर्चे बहुत सावधानी से करने होंगे और हमें अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यानी आपातकाल के लिए जो तेल का भंडार है उसे और मजबूत करना होगा। चलिए अब फटाफट कुछ प्रीलिम्स बूस्टर पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम है जो आपके सारे जरूरी खर्चे निपटाने के बाद बचती है। और तीसरा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है जब सरकार सब्सिडी जैसी चीजों पर इतना ज्यादा खर्च करने लगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ही ना बचे। चलिए, जो हमने सीखा उसे एक सवाल से टेस्ट करते हैं। सवाल है कि अगर दुनिया में एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका क्या असर होता है? जरा सोचिए। अभी हमने डिस्कस किया था, जब कीमतें बढ़ेंगी तो सरकार की सब्सिडी बढ़ेगी, और सब्सिडी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए पैसा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब मेंस के लिए एक सवाल देखिए। आपको एनालाइज करना है कि कैसे कोई बाहरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे ये वॉर भारत की जीडीपी के सभी कंपोनेंट्स को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसका आंसर लिखते समय आप क्या करेंगे? पहले इंट्रो में जीडीपी और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन कीजिए। फिर बॉडी में एक एक करके सी पर, आई पर, जी पर और एनएक्स पर क्या असर होगा उसे डिटेल में समझाइए। और आखिर में कंक्लूजन में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताइए। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारे पहले टॉपिक से ही सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। हम ये देखेंगे कि आखिर खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। ये भी जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक है। तो देखिए हुआ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी हो गई है, जिससे एनर्जी सप्लाई को एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त झटका लगा है। आप सोचिए, रोजाना लगभग 15 मिलियन बैरल तेल का फ्लो रुक गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या भारत खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है।
और इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब जब ये बंद हो गया है तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल जैम लग गया है। 500 से ज़्यादा टैंकर वहां फंसे हुए हैं और बंद पड़े तेल के कुओं को दोबारा शुरू करने में हफ्तों लग जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, गल्फ से नहीं तो कहीं और से तेल ले लेंगे, जैसे वेनेजुएला, जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। पर यहीं पर असली खेल है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। गल्फ का तेल निकालने में सस्ता है, क्वालिटी में हल्का और मीठा है, यानी हमारी रिफाइनरी के लिए बेस्ट, और भारत के पास भी है। वहीं वेनेजुएला का तेल निकालने में बहुत महंगा है, क्वालिटी में एक्स्ट्रा हेवी और खट्टा है, और भारत से दुनिया के दूसरे कोने पर है। तो बात साफ है, हम अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल बाहर से मंगाते हैं, और इसके लिए खाड़ी देश ही हमारे सबसे भरोसेमंद और सबसे सही पार्टनर हैं। वेनेजुएला का तेल हमारी रिफाइनरीज चला ही नहीं सकती, और रही बात रूस या अमेरिका की, तो वो दोनों मिलकर भी इतना बड़ा सप्लाई गैप नहीं भर सकते। सीधी सी बात है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा ही हमारी आर्थिक तरक्की की गारंटी है। तो यहां हमारी दुविधा साफ दिखती है। एक तरफ हम चाहते हैं कि अलग अलग देशों से तेल खरीदें ताकि किसी एक जगह पर निर्भर न रहें, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे विकल्प हैं वो या तो बहुत महंगे हैं या टेक्निकली हमारे लिए सही नहीं हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? हमें अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाना होगा, अपनी रिफाइनरियों को अपग्रेड करना होगा, और नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करना होगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। एपीआई ग्रेविटी तेल के हल्केपन को मापता है। एपीआई जितना ज्यादा, तेल उतना अच्छा। साउर क्रूड का मतलब है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा हो। और मॉन्ट्रो कन्वेंशन एक बहुत ही यूनिक ट्रीटी है जो तुर्की को अपने समुद्री रास्तों पर टोल टैक्स लगाने का हक देती है, जबकि आमतौर पर ऐसे प्राकृतिक रास्तों पर टोल नहीं लगता। चलिए एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं। सवाल है कि वेनेजुएला का तेल भारत के लिए एक अच्छा विकल्प क्यों नहीं माना जाता? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? उसकी क्वालिटी खराब है और वो लॉजिस्टिकली हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो सही जवाब है बी। मेंस के लिए ये सवाल एकदम परफेक्ट है। आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले पक्ष में तर्क देंगे कि गल्फ क्यों जरूरी है, सस्ता, अच्छा, पास। फिर विपक्ष में तर्क देंगे कि इस पर निर्भर रहने के क्या खतरे हैं, और आखिर में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देंगे कि हमें गल्फ से रिश्ते बनाए रखते हुए दूसरे विकल्पों और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना चाहिए। चलिए अब आज के अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, जो जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम एक महान समाज सुधारक, एक सच्चे क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिराव फुले को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। आज 11 अप्रैल उनकी जयंती है। उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। वो माली समाज से आते थे और उन्होंने अपने जीवन में जिस जातिगत भेदभाव का सामना किया, उसी अनुभव ने उनके अंदर सामाजिक क्रांति की एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरे समाज को रोशन कर दिया। उनके जीवन के कुछ ऐतिहासिक पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सोचिए, उस जमाने में यह कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अपनी मशहूर किताब गुलामगिरी लिखी, और 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके मुख्य योगदान क्या थे? उनके सत्यशोधक समाज का एक ही लक्ष्य था, निचली जातियों को ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मुक्त कराना। अपनी किताब गुलामगिरी में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की सीधी तुलना अमेरिका की दास प्रथा से कर दी। वो मानते थे कि शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा, एक गुलामी की मानसिकता को जड़ से खत्म कर सकती है, और उन्होंने विधवाओं के लिए जो काम किया वो भी अतुलनीय था। अब सवाल यह है कि फूले यूपीएससी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के एक सबसे बड़े चेहरे हैं। जाति और लैंगिक समानता पर उनके विचार आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे युग पुरुष को प्रेरित किया, और समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था पर उनकी जो आलोचना है वो मेंस के सवालों में बार बार पूछी जाती है। उनका अप्रोच जबरदस्त था। उन्होंने सिर्फ जाति या सिर्फ लिंग की बात नहीं की, उन्होंने दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ाई छेड़ी। हाँ, उन्हें कट्टरपंथी समाज का बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उनकी विरासत आज भी सामाजिक न्याय की हर लड़ाई को प्रेरणा देती है। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स नोट कर लीजिए। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर थीं। उनकी सहयोगी फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला टीचर मानी जाती हैं। उन्हें महात्मा की उपाधि गांधी जी से भी पहले 1888 में मिली थी। और सबसे जरूरी पॉइंट, उन्होंने ब्रिटिश शासन को पारंपरिक सामाजिक भेदभाव से निकलने के एक मौके की तरह देखा, जो उन्हें कई दूसरे समाज सुधारकों से अलग करता है। चलिए आज का आखिरी एमसीक्यू देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन ज्योतिराव फुले के बारे में गलत है?
अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि वो ब्रिटिश शासन को एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर मानते थे। तो जाहिर गलत कथन है सी। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है, प्रीलिम्स में इसका ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है। आपको अपने उत्तर को 2 हिस्सों में बांटना है। पहले उनके जातीय सुधारों पर बात कीजिए और बताइए कि वो आज कैसे रेलेवेंट है। फिर उनके लैंगिक सुधारों पर बात कीजिए और उनकी आज की प्रासंगिकता समझाइए। और आखिर में एक शानदार कंक्लूजन लिखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिएगा इस परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है रोजाना रिवीजन। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। हमारे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।